चलो Bismillahirrahmanirrahim. Today's topic is general gas equation. Actually, general gas equation is a combination of different laws which we have studied in previous lectures. Boyle's law, Charles law and Avogadro's law. इसको अगर हम डिराइव करते हैं, अगर हम यहाँ पे बॉयल्स लॉ की बात करें, according to Boyle's law, we studied about V is inversely proportional to P. And according to Charles' law, V is directly proportional to T. And according to Avogadro's law, V is directly proportional to N. These are the three equations. Equation 1, 2, and 3. Boyle's law, Charles' law, and Avogadro's law. These all laws are directly related with volume of the gases. In Boyle's law, we relate volume with pressure. In Charles, we relate volume with temperature. And in Avogadro's law, volume is related to number of moles. अगर हम इन तीन लॉज को कंबाइन करें, कलेक्टिव तीन इक्वेशंस का यहाँ पे देखें, V is directly proportional to N, is also directly proportional to T, but inversely proportional to P. That is a correct relationship of all three laws of volume with these parameters. अब अगर हम इसको further proceed करें, V is directly proportional to N, T and P. अगर हम proportionality sign यहाँ पे खत्म करते हैं, तो हमें कोई constant यहाँ पे लगाना पड़ता है. V is equal to R, N, T and P. ये हमारे पास इक्वेशन आ गई. R यहाँ पे क्या है? R is general gas equation. General gas constant. General gas equation का ये constant है, so that is the general gas constant. R is general gas constant. ये हमारे पास एक रिलेशन है. अगर हम इसको सिंप्लीफाई करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो हमारे पास आ जाता है PV is equal to nRT. PV is equal to nRT. That is general gas equation, जो कि हमारा मेन टॉपिक भी है जनरल गैस इक्वेशन का. यहाँ पे आप ये मत भूलिएगा, in Boyle's law temperature and number of moles are constant. In Charles' law pressure and number of moles are constant. In Avogadro's law temperature and pressure are constant. ये हमारे पैरामीटर्स यहाँ पे हैं. मतलब अगर मैं यही इक्वेशन दोबारा मेंशन करूं यहाँ पे, और ये हमारे पास आ गई V is equal to R N T divided by P. अगर मैं इसी को फर्दर प्रूफ करना चाहूं, क्या ये बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ और एवोगाड्रोस लॉ को कैरी करती भी है या नहीं करती? अगर मैं बॉयल्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाऊं, तो मेरे पास कांस्टेंट कौन कौन से हैं? R तो कांस्टेंट है ही, R तो वैसे जनरल गैस कांस्टेंट है. बॉयल्स लॉ में टेम्परेचर भी कांस्टेंट है और N भी कांस्टेंट है. जब N भी कांस्टेंट, R भी कांस्टेंट, T भी कांस्टेंट, तो V तो यही हमारे पास आ जाएगा ना. दैट इज प्रूव्ड. और अगर हम यहाँ पे चार्ल्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू पे आए, चार्ल्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू पे जाएं, तो चार्ल्स लॉ में क्या कांस्टेंट है? R तो कांस्टेंट है ही,
प्रेशर भी कांस्टेंट है और नंबर ऑफ मोल्स भी कांस्टेंट है। R कांस्टेंट, प्रेशर कांस्टेंट, नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट, तो T बचा हुआ है सिर्फ। V is directly proportional to T. That is also proved. In Avogadro's law, यहां पे कांस्टेंट क्या है? R तो कांस्टेंट है, प्रेशर एंड टेम्परेचर। R प्रेशर एंड टेम्परेचर कांस्टेंट, जस्ट N बचा। V is directly proportional to N. That is also proved. We can also prove all the laws from general gas equation कि क्या हमारे वो रिलेशन ठीक है भी सही जो हमने पढ़े हैं या नहीं है। This is proved. ये हमारी ओवरऑल जनरल ट्रेंड है। दोबारा मैं आता हूं कि PV is equal to nRT। अगर मैं R को यहां पे लिखूं, R is equal to PV over NT, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा PV over NT। अगर N हम ये कहते हैं that is 1, N is unity, तो फिर हमारी ये इक्वेशन क्या बन जाएगी? PV, ये इक्वेशन हमारे पास आ जाएगी R should be equal to PV over T। R is equal to PV over T। हम इसको दो हिस्सों में क्लासिफाई करते हैं, इनिशियल कंडीशंस में और फाइनल कंडीशन में। अगर हम इनिशियल कंडीशंस में देखें, R should be equal to P1 V1 over T1। फाइनल में R should be equal to P2 V2 over T2। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, R के इक्वल हैं, तो हम ये कहते हैं कि P1 V1 over T1 is equal to P2 V2 over T2। ये भी हमारी जनरल गैस इक्वेशन जो है वो इनिशियल और फाइनल कंडीशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो वो भी हमारी यहाँ पे प्रूव हो जाती है। ठीक होगी। नेक्स्ट हम ये कहते हैं कि ये जनरल गैस कांस्टेंट क्या है, इसकी वैल्यूज क्या हैं और वो किस चीज पे डिपेंड करती हैं। मेन क्वेश्चन ये हैं। अगर हम R को यहां पे देखें तो R हमारे पास है PV over NT, ये हमारे पास R की वैल्यू थी। अगर हम स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे चलें, तो स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू पे प्रेशर जो लिया जाता है वो 1 atm लिया जाता है, वॉल्यूम जो लिया जाता है वो 22.414 dm3 लिया जाता है, नंबर ऑफ मोल जो स्टैंडर्ड लिए जाते हैं वो 1 मोल ही लिए जाते हैं, और जो टेम्परेचर लिया जाता है वो 273.16 केल्विन लिया जाता है। ये हमारे जो है ओवरऑल स्टैंडर्ड हैं जो हम कैलकुलेशंस में हम इन्हें यूज कर रहे होते हैं। अब हमने R फाइंड आउट करना है, R शुड बी इक्वल टू 1 atm, P हो गया 22.414 dm3 वॉल्यूम हो गया, 1 मोल नंबर ऑफ मोल्स हो गए, 273.16 केल्विन टेम्परेचर हो गया। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, दैट इज इक्वल टू 0.0821 atm dm3 मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल हो जाएगा और पर केल्विन हो जाएगा। atm dm3 पर मोल एंड पर केल्विन। ये तब है जब हमने प्रेशर क्या लिया हुआ, atm लिया हुआ है। अगर हम प्रेशर टॉर ले लेते हैं या फिर प्रेशर हम mmHg ले लेते हैं तो फिर यहाँ पे हम 1 नहीं लिखेंगे, फिर हम क्या लिखेंगे 760 लिखेंगे। अगर इसी को 760 से मैं मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास जो आंसर ओवर आ रहा होता है वो आ रहा होता है 62.4। अब यहाँ atm नहीं लिखेंगे, हम टॉर लिखेंगे, dm3 लिखेंगे, पर मोल लिखेंगे और पर केल्विन लिखेंगे।
टॉर भी हम लिख सकते हैं और mmHg भी हम इसे लिख सकते हैं, बिकॉज वन टॉर इज इक्वल टू 1 mmHg। अगर हम mmHg की बजाय cmHg की तरफ जाते हैं तो फिर हम मजीद हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, फिर हमारे पास जो ये आ रहा होता है 62,400 cm3 और ये हम इसके हिसाब से उसकी कन्वर्जन करते हैं। मतलब r की वैल्यू ये भी हो सकती है, r की वैल्यू ये भी हो सकती है। r की वैल्यू चेंज करती है, r की जो वैल्यू है दैट डिपेंड्स अपॉन units of measurements, हम जिस यूनिट्स में इसे मेजर करते हैं उसकी वजह से वो चेंज होता है। तो r की वैल्यू 0.0821 थी when unit is atm, वो 62.4 होगी when unit is torr or mmHg। हम यूनिट चेंज करते हैं तो r की वैल्यू चेंज होती है। सो द वैल्यू ऑफ r डिपेंड्स अपॉन यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स। ठीक हो गया, ये हमारे स्टैंडर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से हैं। अब हम जरा आते हैं कि SI यूनिट्स इसके क्या हैं, SI यूनिट्स R के क्या हैं। SI यूनिट्स में अगर हम जाएं तो प्रेशर हम मेजर कर रहे होते हैं 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये SI यूनिट है प्रेशर का। वॉल्यूम हम मेजर करते हैं 22,414, इसमें हम मेजर करते हैं m3 मीटर क्यूब में। इसमें अगर हम उसको 1000 से मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें 0.022414 मीटर क्यूब। मतलब हम मीटर क्यूब में जब हम जाएंगे तो हमारे पास 0.022, उसे 1000 से हम डिवाइड कर देंगे। नंबर ऑफ मोल्स अगर हम SI यूनिट में जाते हैं दैट इज 1 मोल, और टेम्परेचर अगर हम जाते हैं 273.16 केल्विन। अब अगर हम R की वैल्यू फाइंड आउट करें, प्रेशर क्या हो गया 101,325 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 0.022414 m3 हो गया, मीटर क्यूब हो गया, डिवाइडेड बाय हम ये कहते हैं कि 1 मोल, और मल्टीप्लाइड हमारे पास 273.16 केल्विन। अगर हम इन वैल्यूज को सिंपलीफाई करें तो हमारे पास जो रिजल्ट इसका आ रहा होता है दैट इज 8.3143। अब यूनिट्स हम देखते हैं, न्यूटन, ये मीटर माइनस स्क्वायर है, ये 3 है, तो ओवरऑल सिर्फ मीटर बच जाएगा, न्यूटन मीटर, मोल ऊपर जाएगा तो पर मोल पर केल्विन। न्यूटन मीटर इज इक्वल टू जाउल, तो हम ये भी कह सकते हैं 8.3143 जाउल पर मोल एंड पर केल्विन। अगर हम इसे कैलोरी में कन्वर्ट करते हैं, मतलब जाउल को अगर हम कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो हम इसे 4.18 से डिवाइड करते हैं, बिकॉज 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। तो उस वक्त हमारी जो वैल्यू आती है R की, वो आती है अराउंड 1.989 कैलोरी पर मोल एंड पर केल्विन। ये हमारे यूनिट्स यहाँ पे आ जाते हैं। ठीक है, ये यूनिट्स डिफरेंट, इसको राउंड आउट हम 2 कैलोरी भी कह सकते हैं। इसका मतलब अगर हम कांस्टेंट एक स्पेसिफिक टेम्परेचर पे 1 मोल अगर हमारे पास गैस हो तो उसमें हम इतनी कैलोरी एनर्जी जो इंक्रीज कर सकते हैं। इसके बाद एक छोटा सा हम यहाँ पे कैलकुलेशंस लेते हैं, डेंसिटी हम फाइंड आउट करते हैं, उसके रिलेशंस पे जाते हैं। बड़ा सिंपल सा मैकेनिज्म है, PV is equal to nRT, n is equal to mass over molar mass। अगर हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं यहाँ पे तो PV equal to m over m RT। m को अगर हम इधर ले जाएं, वॉल्यूम को उधर ले जाएं,
PM is equal to M over VRT. Mass per unit volume is equal to D. मतलब इसकी जगह ओवरऑल हम क्या लिखेंगे? D लिखेंगे. PM is equal to DRT. या फिर हम कहते हैं कि D is equal to PM over RT. D डेंसिटी हमें फाइंड आउट कर ली. अब ये इक्वेशन ये कहती है कि D is directly proportional to molar mass. The gas which have greater the molar mass have greater the density. Suppose मेरे पास गैसेस हैं, CO2 है 44 उसका मोलर मास है, उसकी डेंसिटी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू O2 जिसका 32 है, उसकी ज्यादा होगी एज कंपेयर टू H2. यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ, CO2 की डेंसिटी ज्यादा एज कंपेयर टू O2 एज कंपेयर टू H2. जितना मोलर मास ज्यादा उतनी डेंसिटी ज्यादा. दूसरा रिलेशन वो ये कहता है कि D is directly proportional to pressure. जितना हम प्रेशर ज्यादा एक्सर्ट करेंगे मॉलिक्यूल्स टाइट हो जाएंगे, पैक हो जाएंगे. जब मॉलिक्यूल्स पैक हो जाएंगे ग्रेटर डेंसिटी. ठीक है, ये पैरामीटर यहाँ पे. तीसरा पैरामीटर हम यहाँ पे देखते हैं कि D is inversely proportional to T. जितना टेम्परेचर हम ज्यादा देंगे मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी. जब मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी अवे फ्रॉम ईच अदर हो जाएंगे, दूर भागेंगे. जब वो दूर भागेंगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वहां पे लो हो जाएगी. ये तीन रिलेशन हैं. एक हमारा प्रेशर, इसका मोलर मास के साथ रिलेशन, प्रेशर के साथ रिलेशन और टेम्परेचर के साथ रिलेशन. ठीक हो गया. ये हमारे जनरल गैस इक्वेशन, जनरल गैस कांस्टेंट और डेंसिटी की जो तक रिलेशंस हैं ये यहाँ पे क्या हो जाती हैं,